क्लास वन में हमने समझा था कि हम ईसॉप को क्यों इशू करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि ईसॉप किस किस को दिए जा सकते हैं। इससे पहले कुछ एक दो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपको बेनिफिट कर सकती हैं। पहली ये कि जब भी आप ईसॉप की बात करेंगे तो इसमें आपको देखना है कि आप लिस्टेड कंपनी के कंटेक्स्ट से बात कर रहे हैं या अनलिस्टेड कंपनी के। अगर हम सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो वहां पर आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 को ही रेफर करना है, और अगर आप लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको सेबी के रेगुलेशंस को भी रेफर करना है, और उसी रेगुलेशन को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशंस 2014। हम इसको कॉमनली सेबी ईसॉप रेगुलेशंस के नाम से भी जानते हैं, या फिर शॉर्टकट में हम इसे सेबी एसबीईबी रेगुलेशन 2014 के नाम से भी जानते हैं। दूसरी एक जो बात है वो ये है कि मैंने कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में, इनफैक्ट स्टडी मटेरियल में भी ये देखा है कि ये जो बुक्स हैं ये अपडेटेड नहीं है। काफ़ी जगह पे अपडेटेड हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं क्योंकि फ्रिक्वेंटली अमेंडमेंट्स आते रहते हैं तो शायद ये एक रीज़न होगा, तो ये बुक्स अपडेटेड नहीं रहती हैं। तो आप ये इंश्योर कर लेना कि आप जो भी डॉक्यूमेंट को रेफ़र कर रहे हैं वो अपडेटेड होना चाहिए। एक जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता सकता हूं जहां से शायद आपको हेल्प मिल सकती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। वहां पर कंपनीज एक्ट की ई बुक मिलती है जिसको कि आप नेविगेट कर सकते हैं सेक्शन वाइज। वहां पर आपको चेंजेस के साथ बताया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ईयर कोई चेंज आया है तो आपको अमेंडेड मिलेगा और साथ में ये भी बताया जाएगा कि ये अमेंडमेंट कब हुआ था। तो इसी तरह का कुछ अमेंडमेंट है जो हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपको शायद किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो चलिए आज हमें बात करनी है कि हम ईसॉप किस किस को दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी दी गई है, और ये कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 62 है उसका सबसेक्शन 1 है और क्लॉज है बी। तो ये आप नोट कर लें, कहीं पे सेक्शन 62 सबसेक्शन 2 भी दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी। तो वहां पे तो सिंपली ये बताया गया है कि आप ईसॉप इशू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक रूल दिया गया है। रूल है रूल 12। तो आपको रूल 12 रेफर करना होता है। अब रूल 12 में ये बताया गया है कि एलिजिबल एम्प्लॉय या एलिजिबल पर्सन्स कौन हैं जिनको ईसॉप दिया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है परमानेंट एम्प्लॉय। अभी जो परमानेंट एम्प्लॉय है ये इंडिया में भी हो सकता है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। कई सारी ऐसी कंपनी होती हैं, इनफैक्ट मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज को जानता हूं जिनके एम्प्लॉय यहाँ पर भी हैं और उनके या तो कोई प्लांट है या फिर उनका बिजनेस है आउट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल यूएस में या यूरोप में, तो वहाँ पर भी इनके एम्प्लॉय होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन एम्प्लॉय को ही आप ईसॉप दे सकते हैं। आप भले ही एक इंडियन कंपनी है लेकिन आप अपनी ओवरसीज एम्प्लॉय को भी ईसॉप ग्रांट कर सकते हैं। तो ये हो गई परमानेंट एम्प्लॉय के रिगार्डिंग एक बात। दूसरी बात जो ये एक माइंड में आता है कि परमानेंट एम्प्लॉय क्यों लिखा है। परमानेंट एम्प्लॉय इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनके परमानेंट एम्प्लॉय कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल उनका टोटल जो मैन पावर है वो 100 का है, तो उसमें से हो सकता है कि 20 उनके अपने परमानेंट एम्प्लॉय हो और बाकी के जो 80 एम्प्लॉय हैं वो किसी थर्ड पार्टी के पेरोल पे हैं। यानी कि वो काम तो इसी कंपनी के लिए कर रहे हैं लेकिन उनका जो एचआर है और उनकी जितनी भी पेरोल से रिलेटेड चीजें हैं तो वो सब थर्ड पार्टी पे होती हैं, यानी कि वो थर्ड पार्टी के एम्प्लॉय हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। ये स्ट्रेटजी होती है मैनेजमेंट की, कॉस्ट से रिलेटेड, कंप्लायंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये एक रीजन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय की ही बात की गई है। ये हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ही सेबी के रेगुलेशंस में कुछ अमेंडमेंट आई थी।
आने वाले वीडियोस में हम उस पे भी बात करेंगे, जहां पे ये प्रपोज हुआ है कि आप इसमें परमानेंट एम्प्लॉय के अलावा भी बाकी एम्प्लॉय को आपको कवर करना चाहिए। तो इसको हम डिटेल में एक बार बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में अभी भी परमानेंट एम्प्लॉय ही लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर की। चलिए, एम्प्लॉय को हम दे सकते हैं ईसॉप। क्या हम डायरेक्टर को ईसॉप दे सकते हैं? अब आप डायरेक्टर की जहां हम बात करते हैं तो डायरेक्टर में अलग अलग कैटेगरी के डायरेक्टर होते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर। अब जैसा कि आप जानते हैं, इसका लॉजिक समझना कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है या फिर आप इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, तो ये तीनों ही आपकी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि ये कंपनी के पेरोल पे होते हैं। जैसे किसी एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, वैसे ही इनको भी सैलरी मिलती है। तो एक तरीके से ये कंपनी के एम्प्लॉय ही है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इनको ईसॉप दिए जा सकते हैं। और साथ ही हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी ईसॉप दे सकते हैं। तो यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ईसॉप दिए जा सकते हैं। तो कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको ईसॉप नहीं दिए जा सकते हैं? तो बस अब एक ही कैटेगरी बचती है और वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अभी तक एज ऑन डेट हम ईसॉप ग्रांट नहीं कर सकते हैं, और ये 2014 में चेंज आया था। उससे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम ईसॉप दे सकते थे। लेकिन हाल ही में अगर आप इस साल के अमेंडमेंट्स को रेफर करेंगे या कंसल्टेशन पेपर को रेफर करेंगे, तो वहां पे ये प्रपोज हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी ईसॉप दिए जाने चाहिए। हालांकि इसको कोई अप्रूवल या कॉन्सेंट अभी नहीं मिली है, तो इसलिए आज की डेट में भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप ग्रांट नहीं कर सकते हैं। और इसका जो रीजन बताया जाता है वो ये है कि क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो बोर्ड में इसलिए आते हैं सो दैट वो अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू दे सकें। उनको कंपनी के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। What they are doing, they are actually giving their independent judgment to the board of director for the interest of public and for the interest of shareholder. तो अगर वो प्रॉफिट से रिलेटेड ईसॉप में पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका इंडिपेंडेंट जजमेंट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। इसमें काफी सारी डिबेट्स अभी हो रही हैं, डिबेट्स चलती हैं, लेकिन आज की डेट में भी आपको मैं ये बता दूं कि ईसॉप आप ग्रांट नहीं कर सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो ये है, और ये एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2014 से पहले आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप दे सकते थे। अब मान लीजिए कि आपने 2013 में ईसॉप ग्रांट किया अपने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। 2014 में जब ये लॉ आया, क्या उसके बाद ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिनको ऑलरेडी ग्रांट हो गया है, क्या वो अपनी ईसॉप ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं 2015 में या 16 में? तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो ईसॉप की एज है वो समझनी पड़ेगी। एज से मेरा मतलब है जो ईसॉप की साइकिल है। तो ईसॉप सबसे पहले ग्रांट होते हैं, उसके बाद ईसॉप वेस्ट होते हैं, वेस्ट होने के बाद ही ईसॉप एक्सरसाइज किए जाते हैं पर्सन के द्वारा, जिस भी पर्सन को ग्रांट हुए हैं। तो ये जो इसकी पूरी साइकिल है ये हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो अभी के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूं तो इसका आंसर ये है कि अगर आप ऑलरेडी ग्रांट कर चुके हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, भले ही 2014 के बाद ही आपका एक्सरसाइज क्यों ना आ रहा हो। तो बेसिकली जो प्रोहिबिशन है वो ग्रांट पे है, एक्सरसाइज पे नहीं है और वेस्टिंग पे नहीं है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल माइंड में रखना है, और ये जो एग्जाम्पल है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम आने वाले वीडियो में जो ईसॉप की एज है, जो ईसॉप का साइकिल है, उसको समझेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किस किस को आप ईसॉप दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पर हैं, तो इसके लिए हमने एम्प्लॉय की बात की और हमने डायरेक्टर की भी बात कर ली है। तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं
ये हमने बात की थी सिर्फ अभी कंपनी के डायरेक्टर की या कंपनी के एम्प्लॉय की। अब अगर हम बात करें कि अगर ये जो एम्प्लॉय है या फिर ये जो डायरेक्टर है कंपनी के नहीं है लेकिन कंपनी के सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी के हैं, तो क्या उनको हम ईसॉप ग्रांट कर सकते हैं? तो यस, वी कैन डू दैट। तो कंपनी के हो या कंपनी के सब्सिडियरी के हो या कंपनी के होल्डिंग कंपनी के हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं या कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको आप ईसॉप नहीं दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अलावा उनकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो एम्प्लॉय हैं या फिर ये जो डायरेक्टर हैं जो अभी हम एक्सेप्शंस में स्टडी करने वाले हैं, ये आपके कंपनी के भी हो सकते हैं, सब्सिडियरी के भी हो सकते हैं और होल्डिंग कंपनी के भी हो सकते हैं। तो ये कौन से ऐसे लोग हैं? ऐसा कोई एम्प्लॉय या तो वो प्रमोटर में आता हो या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट हो। तो या तो कोई प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का अगर कोई एम्प्लॉय है, भले ही वो डायरेक्टर नहीं है, लेकिन वो जो एम्प्लॉय है प्रमोटर है या फिर पर्सन्स बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप है, तो उसको आप ईसॉप नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रमोटर का क्या मतलब हुआ? ओनर। एक तरीके से प्रमोटर का मतलब हुआ ओनर। तो अगर कंपनी खुद के ओनर को ही ईसॉप्स दे दे तो शायद वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है एक्सेप्शन में, वो ये है अ डायरेक्टर हु ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल है 100, तो इसका 10% कितना हुआ? 10। तो ये जो 10 है, मान लीजिए एक डायरेक्टर है एक्स, ये डायरेक्टर कंपनी में करीबन 2% होल्ड करता है और इसका कोई रिलेटिव है और वो रिलेटिव कितना करता है? 5%। तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। तो अभी भी 10% नहीं बना। तीसरी, मान लीजिए कि कोई कंपनी है और ये कंपनी जो है ये भी इस डायरेक्टर की ही है, यानी कि ये डायरेक्टर इसमें या तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होल्ड करता है या फिर ये जो डायरेक्टर है इसके बोर्ड को कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो यहाँ पर जो 10% की लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है। मान लीजिए ये जो कंपनी है, ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये 4% होल्ड करती है, तो 7 + 2 + 4 हमारा 10% से ऊपर हो जाता है। तो अगर इस तरह का कोई डायरेक्टर है तो उसको भी आप ईसॉप नहीं दे सकते हैं। या फिर आप सीधा सीधा ये भी देख सकते हैं कि अगर ये जो डायरेक्टर है ये इंडिविजुअली ही 10% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है उस कंपनी में जो कंपनी ईसॉप दे रही है, तो इस डायरेक्टर को ईसॉप नहीं मिल सकते हैं। और इसका भी एक जो रीजन है वो ये है क्योंकि ये जो डायरेक्टर है इसके पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है, ऑलरेडी एक अच्छा खासा होल्ड है कंपनी का, तो इसको ईसॉप नहीं दिए जाने चाहिए, राइट। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है इनका भी एक्सेप्शन है, यानी कि ये जो दो कैटेगरी मैंने आपको बताई जिनको आप ईसॉप नहीं दे सकते हैं, इनको भी आप रूल आउट कर सकते हो। अब ये रूल आउट करने के लिए कौन सी कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेगी? तो अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी है और एज ए स्टार्टअप आपको रिकॉग्नाइज किया है DIPP ने, DIPP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और आपको इनकॉर्पोरेट हुए अभी 10 ईयर्स से ज़्यादा अगर नहीं हुए हैं तो आप इन एग्जम्पशंस को रूल आउट कर सकते हैं। इसका जो रीज़न है वो ये है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो यही चाहती है कि जो स्टार्टअप कंपनी है उनके लिए कम से कम पाबंदियां हों, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले। तो यहाँ पर यानी कि ईसॉप के नॉर्म्स में या ईसॉप की कंप्लाइंसेस में भी उनको एग्जेम्पशंस दी गई हैं सो दैट जो स्टार्टअप कंपनी है उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले और वो फ्लरिश हो पाए, राइट। तो ये एक रीज़न है। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद में रखनी है कि ज़्यादातर जो बुक्स हैं या ज़्यादातर जो स्टडी मटेरियल हैं उनमें शायद अभी भी ये जो टेन्योर दिया गया है वो 5 इयर्स का दिया गया है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि कंडीशन ये है कि आप स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए और दूसरा आपको इनकॉर्पोरेट हुए हुए 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी सारे बुक्स में अभी भी 5 इयर्स है,
ये 5 इयर्स इसलिए है क्योंकि इनिशियली गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 इयर्स की एग्जाम्पशंस दी थी स्टार्टअप कंपनी को, लेकिन फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया था 10 इयर्स का। तो आपको 10 इयर्स ही मेंशन करना है क्योंकि एज ऑन डेट ये 10 इयर्स है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और आने वाली जो हमारी क्लास है उसमें हम और डिटेल में प्रैक्टिकली समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रैक्टिकली हमें सब कुछ समझना है सो दैट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। और दूसरा, मैं ऐसा समझता हूँ कि जब आप लॉजिक समझते हो, कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, तो जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो सब्जेक्ट है वो माइंड में काफी टाइम तक रिटेन रह सकता है। विद दिस वी विल एंड दिस क्लास हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।